ने अब बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को अपना बॉस बताकर उन्हें खुश भी कर दिया है। जरा सुन लीजिए। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। तो बॉस बता दिया, मैं एक कार्यकर्ता हूं और माननीय नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं। लेकिन नितिन नबीन के सामने अब असली चुनौतियां शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो उन्हें इस साल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर फोकस करना है, क्योंकि यहीं से परीक्षा की उनकी शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले मुंबई में बीजेपी का मेयर बनवाना भी बड़ी चुनौती उनके सामने है, क्योंकि शिंदे पहले से, यानी एकनाथ शिंदे पहले से भी ये इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि उनका यहां पर मेयर हो। उधर शिंदे गुट और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों पर भी उतर आए हैं। शिंदे गुट ने दिल्ली में बीजेपी के सामने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि मुंबई में उनकी पार्टी को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसको गौर फरमाइए दोस्तों, कि मुंबई में उनकी पार्टी को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो कोई और नहीं बल्कि उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी है। न्यूज 18 मराठी की खबर के अनुसार यहां पर सूत्रों ने बताया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने एक विस्तृत रिपोर्ट शिकायत रखी है। यह जो रिपोर्ट है वो शिकायतनामा है, शिकायत रखी है। इसमें सबसे अहम मुद्दा उन 30 मुस्लिम बहुल सीटों का है जिसने शिंदे गुट का खेल खराब किया। शिंदे गुट का आरोप है कि मुंबई की 30 सीटें ऐसी थी जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक थी। वहीं बीजेपी नेताओं का मानना है कि एकनाथ शिंदे ने अपनी क्षमता से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिससे महायुति का कुल स्ट्राइक रेट खराब हुआ। बीजेपी और शिवसेना की इस भिड़ंत के बीच उद्धव ठाकरे के बयान से दोनों में डर बना ही हुआ है। आप जानते हैं कि ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ईश्वर की मर्जी हुई तो मेयर शिवसेना का बनेगा। इसमें दरअसल लॉटरी के खेल के संकेत छिपे हैं। अगर मेयर पद के लिए होने वाली लॉटरी में एसटी का नाम निकला तो फिर उद्धव ठाकरे को इसमें मौका मिल सकता है। क्या शिंदे को उद्धव ठाकरे ने यहां कोई इशारा दिया है? यह भी सोचने वाली बात है। हालांकि शिंदे ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिवसेना कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जो जनादेश के खिलाफ हो। उन्होंने याद दिलाया है कि बीएमसी चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन में लड़ा था। जिन नगर निगमों में शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है वहां महायुति का ही मेयर बनेगा। यह बात एकनाथ शिंदे का कहना है। लेकिन जब तक महायुति का मेयर बनेगा नहीं तब तक बीजेपी और शिंदे गुट में बेचैनी बनी रहेगी, यह भी तय है। इस बेचैनी को क्या नितिन नबीन संभाल पाएंगे, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि नए नवेले वो अध्यक्ष हैं। इधर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़ना ही काफी नहीं था कि अब बीजेपी ने शंकराचार्य से यह साबित करने को कहा है कि वो अपनी उपाधि को साबित करें। आप जानते हैं कि माघ मेला में मौनी अमावस्या के स्नान पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की शोभा यात्रा पर पुलिस ने रोक लगाई थी और उनके साथ बदसलूकी हुई थी। अब माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया है। मेला प्राधिकरण ने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन सिविल अपील का उल्लेख करते हुए कहा है कि अभी तक इस संदर्भ में कोई आदेश पारित नहीं हुआ है और ऐसे में कोई भी धर्माचार्य ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता है, यानी वो शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। इस पर उनके अधिवक्ता पीएन मिश्र ने जवाब दिया है, यानी अभिमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता जो है, वकील जो है, उन्होंने जवाब दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य लिखने पर रोक नहीं लगाई है। पीएन मिश्र ने बताया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं। उनके गुरु ने उनके नाम रजिस्टर्ड वसीयत की है, इसी के आधार पर वो शंकराचार्य लिख रहे हैं। वहीं
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसी मामले पर सवाल करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए पवन खेड़ा को सुनिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल भी उन्होंने इसी मसले पे खासकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर उन्होंने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज भी की है। क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सुनिए जरा। एक परंपरा होती है, उस परंपरा के तहत एक गुरु शिष्य की अखंड परंपरा होती है, उसके तहत शंकराचार्य चुने जाते हैं। आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? भाई कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने तब ये शंकराचार्य थे। जब तक ये गौमांस पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। जब आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। जब महाकुंभ के दौरान हुई अव्यवस्था और मौतों के सवाल नहीं पूछे तब तक ये शंकराचार्य थे। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया क्योंकि ये राजा के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट को आईना दिखाते हैं। इसलिए आज अजय सिंह बिष्ट इनसे कागज मांग रहा है, सबूत मांग रहा है और इनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है। ये वो 10 साल से जो अपनी फर्जी डिग्रियां छिपाते हुए भ्रष्ट लोग ये तय करेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। अरे तुम्हारी डिग्रियां नहीं मालूम है, तुम पढ़े लिखे हो या नहीं ये नहीं मालूम है, आप पूछेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। वैसे 1954 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, शिरूर मठ का एक केस था, जिसमें यह स्पष्ट कह दिया गया था कि मठ की परंपराएं और मठ के संचालन में हस्तक्षेप का किसी को अधिकार नहीं है। तो ये जो कल रात को 12 बजे आदित्यनाथ ने, अजय सिंह बिष्ट ने जो नोटिस भेजा है, यह संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। यह नैतिकता के पैमाने पर सही नहीं है, यह कानून के पैमाने पर सही नहीं है, संविधान के पैमाने पर सही नहीं है। यह बेशर्मी है, यह बेहयाई है, यह निर्लज्जता है, उससे कम कुछ नहीं है। और हिंदू समाज छोड़िए, पूरा देश अजय सिंह बिष्ट की और मोदी के मौन को देख रहा है, माफ नहीं करेगा। तो देश माफ नहीं करेगा, लेकिन इसी मसले पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी, उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। ठीक है।
तो सुन लिया आपने साफ साफ, यहां पर बीजेपी शंकराचार्य को कानूनी नोटिस भेजकर अपनी सत्ता का दम तो दिखा सकती है, लेकिन इस बात से हिंदू अगर बिफर गया तो उसे संभालना मुश्किल होगा। इसका अंदाजा शायद मोदी या योगी नहीं लगा पा रहे हैं। वैसे विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी को बुरी तरह घेर लिया है। अभी आपने सुन लिया कांग्रेस पार्टी का बयान, पवन खेड़ा का बयान। अखिलेश यादव ने आज अपने सारे सांसदों की बैठक ली और विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तो धार दी ही, और उस बैठक में भी धर्म के अपमान, शंकराचार्य के अपमान पर चर्चा हुई है। और इसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है, जरा वो आपके सामने रख रहा हूं। अखिलेश यादव लिखते हैं, घोर निंदनीय, मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें। विभाजनकारी भाजपाई और उनके संगी साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। भाजपा सत्ता और धन के सिवा किसी की भी सगी नहीं है। अहंकार तो दशमुखी का भी नहीं बचा था, इन एक मुखी का क्या बचेगा। ये बात यहां कह रहे हैं अखिलेश यादव कि अहंकार तो दशमुखी का भी नहीं बचा था, इन एक मुखी का क्या बचेगा। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां मनरेगा से लेकर कानून व्यवस्था तक कई मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी को घेरा है। सुनिए जरा राहुल गांधी को। पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी चश्मा हाथ में लग जाएगा, चश्मा हटा लो। और वो गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। प्रयागराज में मेन बात नाम बदलने की नहीं है, अपमान किया है गांधी जी। 1-2 लोग ले लो तो आ जाए। इससे भी बड़ी बात कि जो हमारी गरीब जनता है उनका जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया है, और जो हमारी 3rd टियर गवर्नमेंट की थी, जो डेमोक्रेटिक जड़ है एक प्रकार से, उसको काटा गया है। सर, प्रयागराज में प्रयागराज में संत धरने पर बैठे हैं। भैया मुझे बोलने दीजिए, आपने सवाल पूछा है। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है, और जो हमारे 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है और जो मजदूरी करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं। आइडिया देखिए, आइडिया को आप समझिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पूरा धन गौतम अदानी और अंबानी जी के हाथ कर दिया जाए। ये चल रहा है। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी अदानी को दिलवा रहे हैं। थैंक यू। तो अदानी अंबानी यहां बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, कैसे नरेंद्र मोदी की प्लानिंग क्या है। राहुल गांधी के दौरे से पहले मंगलवार को यानी आज रायबरेली में जो पोस्टर लगाए गए उन पर भी सियासत, ये देखिए 2 पोस्टर लगाए गए, उन पर भी सियासत तेज है। इन पोस्टरों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को 2027 और 2029 के लिए इंडिया के कप्तान के रूप में दर्शाया गया है, जो आने वाले वर्षों में इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व का प्रतीक है। 2027 यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव, विधानसभा चुनाव, और उसमें अखिलेश यादव का दबदबा, और 2029 में राहुल गांधी का दबदबा पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। यानी जिस इंडिया ब्लॉक को मोदी बार बार बिखारने की कोशिश कर रहे हैं या विपक्ष को कमजोर दिखाते हैं, वो विपक्ष अब भी पूरी ताकत से बीजेपी को चुनौती दे रहा है, और इधर बीजेपी के भीतर ही कमजोरियां उभर रही हैं, और उसमें अब बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन उन कमजोरियों को कैसे दूर करेंगे, तब जबकि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरे भी बॉस अब नितिन नबीन